Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I will be teaching you economics. So आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इससे पहले जो है हमने दो कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात कर ली है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के बारे में. इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं. आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हो. उसके बाद हमने उन दोनों का डिफरेंस के बारे में भी डिस्कशन करी थी. एंड अब जो है आज जो है हम इस क्लास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कंसेप्ट है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है. ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे ना अनऑर्गेनाइज्ड बेसिकली सेक्टर होता है. काइंड ऑफ ऐसी मार्केट होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स ना एक दूसरे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक दूसरे को कांटेक्ट करना, बायर्स और सेलर्स के लिए. और बेसिकली एट द एंड क्या होता है, दे फेल टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स विच रिजल्ट्स इन द इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, यहाँ पे इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन आ जाता है. यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि बायर्स और सेलर्स को जो है परफेक्ट नॉलेज नहीं होती अबाउट द प्रोडक्ट ऑल्सो. ठीक है, उनके प्राइसेस के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में बायर्स और सेलर दोनों को ही इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, हम ये बोल सकते हैं. सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ड्यूपोली. ठीक है, आज जो है हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करेंगे. आगे बढ़ते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कंसेप्ट है वो 1933 में दिया गया था बाय मिसेस विंसन एंड प्रोफेसर चैम्बरलिन. इट इज अ मार्केट सिचुएशन. ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स होते हैं. मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स होती हैं, बट यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. पर यहाँ पे जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी मतलब उसमें काफ़ी सारे स्मॉल सेलर्स होते हैं. और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटली जो है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए जाते हैं. मतलब यहाँ पे जो है क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं. अब इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करें तो जैसे मान लो कि सोप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लक्स हो गया, नंबर 1 हो गया. ठीक है, ऐसे ही अगर डव हो गया, तो दीज आर काइंड ऑफ ये क्या स्मॉल सेलर्स हैं. ठीक है, एक मार्केट में यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जो है डिफरेंशिएशन है. बेसिकली है तो वो सोप की ही मार्केट. सोप की मार्केट के अंदर डिफरेंट जो है वो सेलर्स हैं. डव की हो गई एक मार्केट, फिर उसके बाद एक छोटी सी मार्केट हो गई लक्स की या नंबर 1 की, और डिफरेंट काइंड ऑफ. इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ये कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, माउंटेन ड्यू हो गई, फेंटा एंड ऑल दैट. ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये परफेक्ट कंपटीशन के ही अंडर आते हैं. अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में. तो फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में हम बात करें, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और बायर्स होते हैं. मतलब कि यहाँ पे सेलर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बेसिकली स्मॉल उनका जो फर्म है वो छोटी होती है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे. एक मिनट, लेट मी चूज. देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स. ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे. और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट होती है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है सेलिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है. ये हम आगे पढ़ेंगे सेलिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती है और सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है. इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट होती है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी फर्म जो है वो एंट्री और एग्जिट कर सकती है अपनी मर्जी से. फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट हायर होती है. फिर उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो भी हायर होती है. तो यहाँ पे जो है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसमें भी जो है राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं तो इसलिए, मतलब डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए प्राइस भी जो है वो इलास्टिक है. तो यहाँ पे कहीं पे कुछ जगह पे जो है यहाँ पे प्राइस कंट्रोल एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे सम प्राइस कंट्रोल करता है, अनलाइक मोनोपोली में ज़्यादा प्राइस कंट्रोल था, यहाँ पे थोड़ा कम प्राइस कंट्रोल होता है. यहाँ पे ईच फर्म हैज़ इट्स ओन प्राइस पॉलिसी. हर फर्म की अपनी जो है वो प्राइस पॉलिसी होगी. ठीक है, कोई भी एक जो है वो दूसरे को एज सच इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा.
और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे लेस मोबिलिटी अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर जो है मोबिलिटी कम होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है इज़ नॉट इक्वल फॉर ऑफ ईच फैक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंडीशंस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बात करें, जैसे हमने पहले मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में बात करी है, इसमें भी सेम ही कंडीशंस होती हैं। जैसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट शुड कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको MR को कट करना है फ्रॉम बिलो, ये कंडीशन शॉर्ट रन की है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो ये कंडीशंस के साथ एक और कंडीशन ऐड हो जाती है, दैट इज प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम के अंडर के कौन से प्रॉफिट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बात करें तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉस होता है, सेम एज आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज एंड मोनोपोली। पर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन जैसे होता है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पे भी जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है उसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मेजर रीज़न जो है वो ये होता है क्योंकि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म जो है वो ईजी होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न किए जाते हैं हर एक फर्म के द्वारा, ठीक है। चलो अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं थ्रू अ डायग्राम। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमने उसके लाइंस जो है वो ड्रॉ किए। यहाँ पे एक चीज़ है जो मोनोपोली के साथ थोड़ी मतलब जो है वो थोड़ी सिमिलर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, विच इज़ की यहाँ पे भी हमारे जो है कर्व्स होते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का। इन दोनों के जो कर्व्स हैं वो हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, पर इसमें एक छोटी सी जो है एक एडिशनल चीज़ है कि यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व्स होते हैं दीज आर मोर फ्लैटर दैन मोनोपोली, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्स आर AR एंड MR कर्व्स आर मोर फ्लैटर in monopolistic competition। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, दैट इज़ बिलो एवरेज रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखो कि हमारा यहाँ पे सेम एज परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली में जैसे हमने डिस्कस करा कि एवरेज कॉस्ट जो है वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करती है, और जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से ही जो है होती हुई जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को वो कट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो AM जो प्राइस है, ठीक है, OM आउटपुट पे जो AM प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो है हमारा एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू, और BM जो है वो एवरेज कॉस्ट है हमारी। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम देख सकते हैं कि हमारे एवरेज रेवेन्यूज जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं कॉस्ट से, तो मतलब कि हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रॉफिट ज़्यादा है तो मतलब कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का केस बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगर हम बात करें दैट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट्स कंसेप्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स के कंसेप्ट में अगर आप देखो यहाँ पे भी जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व्स हैं। एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाया, उसके लोएस्ट पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट ने जो है वो कट किया, और यहाँ पे अगर आप देखो ई पॉइंट से डायरेक्टली अगर हम सीधा लेके जाते हैं एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन और हमारे यहाँ पे
एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इक्वल आ रहे हैं, तो जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल आ रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, मतलब कि नो गेन नो लॉस वाला कंसेप्ट आएगा। उसके बाद बात आती है हमारी मिनिमम लॉस की। मिनिमम लॉस में क्या होता है, यहाँ पे दो कर्व्स बनते हैं कॉस्ट के, एक होता है हमारा एवरेज कॉस्ट और एक होता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मिनिमम लॉस वाले जो कंसेप्ट है या जो ये केस है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉस्ट है हमारी ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। अब अगर आप देख सकते हो तो BM जो है वो BM जो है हमारी एवरेज कॉस्ट थी, ठीक है, हमने पहले भी यहाँ पे मेंशन करी थी, BM जो है हमारी एवरेज कॉस्ट है, और ये AM जो है वो हमारे एवरेज रेवेन्यू। तो आप देख सकते हो BM जो है वो ज़्यादा है AM से, तो हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, यहाँ पे जो है एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो देनी ही पड़ती है। लॉस बेसिकली कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ना हमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हमें पे करना पड़ता है, चाहे हम अपनी जेब से करें। तो ये मिनिमम लॉस का कंसेप्ट है, क्योंकि अगर हमने कोई भी इंडस्ट्री जो है या मैंने अपनी कोई फर्म जो है वो खोली हुई है, तो मुझे उसका अगर मैंने कोई मैनेजर रखा है या कोई ऐसा एम्प्लॉय रखा है, तो मुझे उसके पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे एट दी एंड, चाहे मुझे वो अपनी जेब में से देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जो है मिनिमम लॉस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। तो यहाँ पे जब, और इसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे शटडाउन लेवल भी आता है। अगर हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा अगर जो है हमारे मतलब कि कॉस्ट इससे ज़्यादा हो जाती है, तो वो शटडाउन पॉइंट आ जाता है, मतलब इसके बाद हमें अपनी फर्म जो है वो उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम अपना खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे उससे, ठीक है ना, इतना हमारे लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में कर लिया। अब बात करते हैं हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में। लॉन्ग रन में हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो फर्म है जितना आइडियल आउटपुट बेसिकली होता है, उतना जो है वो मतलब हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन आइडियल आउटपुट एंड आर एक्चुअल आउटपुट जो है विच दैट शोज द एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टच कर रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, वहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने बनाया वहाँ से अगर हम स्ट्रेट गए तो यहाँ पे अगर आप देखो AM जो है हमारे एवरेज रेवेन्यू है और उतनी ही हमारी कॉस्ट आ रही है। पर यहाँ पे अगर हम जितना जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, अगर हम वहाँ से इसको हम पॉइंट ले लेते हैं BN, अगर हम यहाँ पे BN देखें, ठीक है, AM और AM आउटपुट जो है वो हमने BN आउटपुट जो है हमने बनाई थी, ठीक है, पर हमारी एक्चुअल में कितनी लगी, सिर्फ AM आउटपुट लगी। और वो जो M और N का डिफरेंस है, बेसिकली MN जो है दैट इज द एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है, ये हमारी एक्सेस कैपेसिटी होती है। अब ये रीज़न क्यों होता है कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, इसका मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो लार्ज फर्म्स है ना वो एंटर कर जाती हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा एफिशिएंट फर्म्स होती हैं वो एंटर कर जाती है मार्केट में। तो प्रॉफिट्स जो है ना सब में थोड़े कम बटते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लो कि पहले 10 फर्म्स थी, अब एकदम से जो है ऐसा हुआ कि बाकी और कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स जो है वो भी जुड़नी शुरू हो गई, तो 4 अगर फर्म्स और जुड़ जाती हैं तो प्रॉफिट जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट जो होगा और वो होगा थोड़ा कम, ठीक है। जितना पहले अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे थे, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंट फर्म्स भी जो है वो एंटर कर चुकी हैं, उन्होंने प्राइसेस जो है वो डाउन कर दी और प्रॉफिट जो है हमारे कम हो गए। अब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ पे जो है फर्म जो है अपनी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी नहीं कर पा रही, उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट आता है, जो मैंने बताया कि आइडियल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमारी एक्सेस कैपेसिटी होती है। यहाँ पे हमारी एलोकेटिव एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। और एक्सेस कैपेसिटी के रीजंस क्या होते हैं कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन,
सो अब हम जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली किन में होता है, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो होते हैं, ठीक है, पर उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब जो उनका प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली सेम नहीं होता, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कंप्लीटली होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो क्लोज का सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, पर उनका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा डिफर करता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो मोर रियलिस्टिक कंसेप्ट है रादर देन परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली। और इसमें और एक चीज़ ऐड होती है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो क्यों की जाती है, उसका मेजर एम ये होता है कि जो प्राइसेस है उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। जो फर्म्स है वो प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ उनका मेजर एम होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकें। और वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, अगर वो अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एलिमेंट जो है वो लेके आएंगे। जैसे हमने बात करी कि कोई सोप के ब्रांड्स हो गए, ठीक है, या सनस्क्रीन के ब्रांड्स हो गए, कितने सारे ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, या ड्रिंक्स के ब्रांड हो गए, एनी काइंड ऑफ ब्रांड, ठीक है। तो वो अपनी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंज लेके आएंगे जो शो करेगा कि उनका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, हट के है, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें बात आती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। और इसमें ये होती है कि यहाँ पे ना वैरायटी ज़्यादा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ज़्यादा वैरायटी होती है, लोगों की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को मतलब बार बार चेंज भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम कोई भी, जैसे मान लो कि अगर हम किसी एक उसका मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं किसी एक कंपनी का, अगर हमें दिखेगा कि अच्छा ये वाला मॉइस्चराइजर इससे बेटर है, उसमें थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, जैसे कोई लाइटनिंग मॉइस्चराइजर आ जाता है, या कोई अदर काइंड ऑफ फॉर द ड्राई स्किन, फॉर द ऑयली स्किन, ये काइंड ऑफ मतलब वो डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपनी उसमें प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनको भी वो जो है इन्हांस कर लेते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि वो उनका जो है क्या कहते हैं, प्रॉफिट जो है वो अपना ज़्यादा गेन कर लेते हैं बाकी फर्म से। तो यहाँ पे जो है वो अपनी एफिशिएंसी दिखाती है। जो हमारी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं वो, अब हमने बात करी थी रीजंस फॉर द एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है। अब इसका मेजर रीजन मैंने बात किया कि एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, फिर उसके बाद होता है कि डिमांड कब जो है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एंट्री ऑफ मोर एफिशिएंट फर्म्स, यहाँ पे जो लार्ज फर्म्स है या एफिशिएंट फर्म्स है उनकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फर्म जो है अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी को जो है ऑप्टिमम कैपेसिटी जो है वो कम प्रोड्यूस कर पाती है, विच रिजल्ट्स इन लेस डिमांड ऑफ द फर्म, ठीक है। उनकी जो डिमांड है उसमें जो है फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट्स में फर्क पड़ेगा, उनके प्राइसेस का कंट्रोल उनके पास नहीं हो पाएगा। तो ये जो है इनका इसका रीजन है एक्सेस। हाँ जी, तो अब हम जो है बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट के बारे में। तो सेलिंग कॉस्ट सबसे पहले मैं बता दूं, जो सेलिंग कॉस्ट है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे ज़्यादा होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट कौन से जो है मार्केट में होती है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक या परफेक्ट कंपटीशन, तो आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब समझ लेते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट बेसिकली इंक्लूड करती है ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारी डिमांड ऑफ द गुड को इंक्रीज करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मान लो कि मेरे पास कोई एक फर्म है, ठीक है, मैंने अपने जो है कोई प्रोडक्ट बेचना है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं कैसे बेच सकती हूँ, क्योंकि बाकी भी लोग मार्केट में हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्या करूँगी अलग, मैं ना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करूँगी, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में बहुत सारे मैगजीन्स में छपवा दिया, ठीक है, पैम्फलेट्स दे दिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं न्यूज़ में या टीवी में जो है ऐड चलानी शुरू कर दी, या ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसमें आ जाती है। या प्रमोशंस करवानी, ठीक है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशंस करवाई जाती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी, ठीक है। या शिपिंग कॉस्ट, मतलब ये सारी जो कॉस्ट आती है ये सारी सेलिंग कॉस्ट में आती है, ठीक है। मतलब अगर ओवरसीज में भी हमें अपना जो है प्रोडक्ट भेजना है तो शिपिंग कॉस्ट एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें जो है हमारी सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेलिंग कॉस्ट और एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, जो लागत होती है, ठीक है ना। अगर कोई मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसमें जितनी मेरी लागत आएगी, ठीक है, वो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। और वो बनने के बाद, वो प्रोडक्ट बनने के बाद जो उसके प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो मैं खर्चा करूंगी, दैट इज द सेलिंग कॉस्ट, ठीक है ना।
से डिफरेंस के बारे में बात करें, जो प्रोडक्शन कॉस्ट और क्या कहते हैं उसको, सेलिंग कॉस्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मार्केट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो खर्चा लगता है, स्टोरेज का, डिलीवरी का, इसका खर्चा लगता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर्स में देनी एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स में अनाउंसमेंट्स करनी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बोलना प्रमोशंस के लिए, ठीक है, इसके ऊपर खर्चा, रेडियो पे, टीवी पे, वॉल पोस्टर्स या होर्डिंग्स वगैरह लगानी, ये हमारी सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगर बात करें, ये कॉस्ट जो है बेसिकली हेल्प करती है फर्म को अपनी पॉपुलैरिटी, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने में, ठीक है ना, और नए से नए जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर, तो ये हमारे सारी चीज़ें सेलिंग कॉस्ट में आ गई। तो अगर हम इसके बाद इसके सेलिंग कॉस्ट के कर्व के बारे में बात करें तो हमारा जो सेलिंग कॉस्ट का कर्व है वो यू शेप होता है। तो सेलिंग कॉस्ट भी ऐसी होती है, इसका एक्चुअली कंसेप्ट जो है सेलिंग कॉस्ट का वो लिया गया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा हाइप होती है, फिर धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कॉस्ट हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से हमारी प्रोडक्ट को और ज़्यादा गेन मिले ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़े, तो हमें अपनी सेलिंग कॉस्ट फिर से इंक्रीज करनी पड़ती है। तो ये हमारा जो है सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं वो एक बार रिवाइंड कर लें। हाँ जी, तो हमने आज पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कौन सी मार्केट्स आती हैं, ठीक है, कौन से कंसेप्ट्स आते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, ड्यूओपोली के बारे में हमने आगे डिस्कस करना है, एंड ओलिगोपोली भी करना है। तो मेनली हमने आज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करी थी। हमने बात करी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने दिया है और कब दिया है। 1933 में दिया गया था मिसेस जॉन रॉबिन्सन और प्रोफेसर चैम्बरलिन के थ्रू। ठीक है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी, उसके फीचर्स के बारे में बात करी, ठीक है, फिर हमने उसके शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के कंडीशंस के बारे में बात करी, फिर उसके बाद हमने बात करी कि उसमें कौन से प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन से केसेस हैं, वो केसेस को हमने पूरी तरह से हमने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने एक्सेस कैपेसिटी की बात करी, ठीक है, उसके रीजंस की एक्सेस कैपेसिटी क्यों होती है। फिर उसके बाद हमने एट दी एंड हमने बात करी सेलिंग कॉस्ट के बारे में और प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में, ठीक है, उनका डिफरेंस के बारे में समझा और सेलिंग कॉस्ट कैसी होती है और मतलब उसका कर्व कैसा होता है, और सेलिंग कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बीच में। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस करी। तो आज का जो कंसेप्ट है, अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, और जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी एक बार देख लेना, सो दैट कि आप इसके डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओ, क्योंकि मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहीं कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत जुड़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप अपनी पिछली क्लासेस भी एक बार लगा सकते हो, सो दैट कि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आज के कंसेप्ट की। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ।